हेलो एवरीवन। इससे पहले लिटरेरी टर्म्स का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें 20 टर्म्स को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट जो आगे वाली 20 टर्म्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो 21 से। टर्म 21 से ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है कि इसमें जो ना मीटर नहीं होता है और राइम स्कीम होती है, मीटर नहीं होता है। और एक होता है फ्री वर्स। फ्री वर्स में मतलब फ्री का मतलब नो मीटर नो राइम, कुछ भी नहीं होता है। और ब्लैंक वर्स को द अर्ल ऑफ सरे है, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था 1540 में। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेंडिंग वॉल्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये वर्क आया था 1914 में। आप ना क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनको रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से याद कर पाओगे, लॉन्ग टर्म तक आप उनको मेमोराइज कर पाओगे। 1914 में जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, वो था वर्ल्ड वॉर 1। और जब वॉर होता है तो दीवारें वैसे ही बन जाती हैं। तो बेंडिंग वॉल्स हो गया, दीवार हो गई, वॉल हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। और ये भी 1914 में हुआ था और ये भी 1914 में। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ लीजिए। और ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि राइम स्कीम होती है, तो वो नहीं, राइम स्कीम नहीं होती है, सॉरी, मीटर होता है। तो मीटर क्या था, आयम्बिक पेंटामीटर होता है। राइम स्कीम नहीं होती है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, मीटर होता है। और फ्री वर्स में तो ना राइम है ना मीटर है, कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है बर्लेस्क। बर्लेस्क का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क है या कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई ऑथर है, उसको मॉक किया गया हो आयरॉनिक वे में। तो एग्जांपल है जैसे एरिस्टोफेन की कॉमेडीज है, ये सैमुअल बटलर का हुडीब्रास है। सैमुअल बटलर का ये जो वर्क है हुडीब्रास, ये 3 पार्ट में आया था। अब थोड़ा सा ऐसे मैं बार बार इन चीज़ों को इसलिए रिपीट करी हूँ, जैसे यहाँ ज़रूरी नहीं है इसका लिखना, पर अगर लिखूंगी तो फिर आपको फिर और कहीं से आप फिर पढ़ोगे, फिर और कहीं से पढ़ोगे, इस तरह से बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको मेमोराइज करने में ईजी होगा। तो ये 3 पार्ट में आया था। 3 पार्ट में मतलब इसके पब्लिकेशन 3 बार हुए थे। एक हुआ था 1663 में, एक हुआ था 1664 में और एक हुआ था 1678 में। और एक वर्क है जॉन गे का बेगर्स ओपेरा, ये आया था 1728 में। और इसमें 3 एक्ट थे। ये 3 पार्ट में पब्लिश हुआ था और इसके एक्ट 3 थे। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कितने एक्ट प्ले है, 1 एक्ट है, 2 एक्ट है, 3 एक्ट है, 5 एक्ट है, 4 एक्ट है, इस तरह से। नेक्स्ट टर्म है सिसोरा। सिसोरा क्या होता है, एक पॉज होता है, एक ब्रेक होता है। हम कोई पोएम गा रहे हैं, उसके बीच में हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, वो सिंपल पॉज भी हो सकता है, वो पॉज लाइन्स के साथ भी हो सकता है, ये जो डबल लाइन होती है ना, इनके साथ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी। और सेकंड, ये जो सेकंड 2 लाइन्स दी हुई हैं, फिर दैट इज़ द क्वेश्चन, ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से है। ये बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी और नॉट टू बी। और हेमलेट कब आया था, हेमलेट आया था 16, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1601 में। तो क्रोनोलॉजिकली आप इस तरह से रिपीटेडली आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे तो इस बार याद नहीं होगा, फिर कभी कहीं और पढ़ोगे आप तो याद हो जाएगा। इसीलिए मैं इनको बार बार लिख रही हूँ। अगला है कार्पेडियम। कार्पेडियम जो टर्म है वो सबसे पहले हॉरेस ने यूज़ की थी बुक 1 में, और उसके बाद लॉर्ड बायरन ने यूज़ किया लेटर्स में, और ये काफ़ी पॉपुलर टर्म हो गई थी उसके बाद। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हॉरेस, अवर फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेड। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं है, सो वी शुड डू वट एवर वी कैन डू टूडे एंड डू नॉट काउंट ऑन चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट माइट कम इन द फ्यूचर। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज टू सीज द डे। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग होता है वन शुड एक्ट टूडे एंड नॉट वेट फॉर द फ्यूचर। इसके बाद की टर्म है कथारसिस। कथारसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एरिस्टोटल ने कॉइन किया था इसको। जब उसने ट्रेजेडी के बारे में बताया था कि ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या एक ट्रेजेडी को परफेक्ट ट्रेजेडी क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसमें एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कथारसिस। कथारसिस का मतलब क्या होता है, विच मीन्स प्योर्जिंग और क्लीनिंग। जब भी हम कोई लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं तो उसको देख के हमारे अंदर जो इमोशन रिलीज होते हैं, उससे एक तरह से प्योरनेस की फीलिंग आती है, ultimately lead to be a feeling of release. Aristotle coined the term idea which with his belief that a good story should have the purpose of cleaning the audience emotion को clean करता है. He believed that catharsis was necessary in the ending of tragic artistic works. चिनुआ एचबी का एक वर्क था, एक नोवेल था उसका, थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 में है। उसमें क्या होता है कि अच्छा, सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो इसका थिंग्स फॉल अपार्ट ये टाइटल है ना, ये YWB इट्स की पोएम है, एक सेकंड कमिंग।
उससे लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है इसका टाइटल। तो चिनुआ एचबी अफ्रीकन राइटर है, उनका ये नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो 1958 में आया था। इसकी स्टोरी क्या है कि एक विलेज लीडर होता है, उसको बहुत प्राइड होता है, और ये ही प्राइड उसके लिए एक अल्टीमेट उसके डाउनफॉल का कारण होता है। लास्ट में वो सब कुछ लूज कर देता है और सुसाइड कर लेता है, इवेंचुअली किल्स हिमसेल्फ। नेक्स्ट है कोरस। कोरस क्या होता था? एंशियंट टाइम में कोरस बहुत यूज होता था, पर आजकल जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो कोरस का यूज़ नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल कुछ कुछ हैं, जो जैसे टी.एस. इलियट का ये है मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस का यूज़ हुआ है। आर्थर मिलर का वर्क है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ये आर्थर मिलर अमेरिकन राइटर है, 1955 में आया था वर्क, उसमें कोरस का यूज़ हुआ है। कोरस का क्या मतलब होता था कि जो एक्शन हो रहे हैं उनको अनफोल्ड होता है, जैसे नरेशन होता है कि अब भाई ऐसा होगा, इतने लोग हैं, ये था, ये स्टोरी है, एक तरह से स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। तो ये जो डॉक्टर फोस्टस है ना, उसको सबसे पहले जिस प्रोलोग है वो कोरस के द्वारा ही प्रेजेंट किया गया है डॉक्टर फोस्टस में। ये कोरस कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो कुछ सॉन्ग के द्वारा करते हैं, गाते हुए स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। तो डॉक्टर फोस्टस में कोरस प्रोलॉग में आता है, सबसे पहले वही उसको प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या होता है, कैसे है, क्या सेटअप है इसका। क्लासिकल क्या होता है? क्लासिकल तो जो क्लासिकल राइटर्स हैं, जो पुराने वाले एंशियंट हैं, रोमन है, ग्रीक है, तो इनमें कौन है? होमर है, ओविड है और सोफोक्लिस है, इनके वर्क्स होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ एपिक भी हो सकता है, कोई नोवेल, जो भी नोवेल तो अभी आए थे, नोवेल तो उस टाइम में नहीं थे, पोइट्री हो सकती है। सोफोक्लिस आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, मतलब पोइट्री, एपिक, कुछ भी। नेक्स्ट है कोलोकियलिज्म। कोलोकियलिज्म क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रीजन की लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे यहाँ पे यूपी में अलग टाइप की लैंग्वेज है, राजस्थान में अलग टाइप की लैंग्वेज है। तो जब भी कोई राइटर इस वर्क को लिखता है तो वो उस लैंग्वेज को यूज़ करता है ताकि उस वर्क में ऑथेंटिसिटी दिखे कि हाँ जी, ये यहाँ की स्टोरी लिख रहा है, राजस्थान की स्टोरी लिख रहा है, उसके कुछ वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, तो मतलब लगता है कि हाँ ये वहाँ वहीं की स्टोरी है, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ जाती है कैरेक्टर में, डायलॉग में, तो अच्छा लिटरेरी वर्क माना जाता है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ में ये होता है कि कोई भी सीरियस सीन चल रहा है, जैसे हिंदी मूवीज में चलता है, बीच में से कहीं भी कोई जॉनी लीवर का सीन डाल देंगे, इस तरह से कोई कॉमेडी आ जाती है। तो सीरियसनेस के बीच प्ले चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है, उसके बीच में एक कॉमेडी का सीन आ जाता है, तो जिससे थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है, एक रिलीफ मिलता है जो ऑडियंस देख रही है उनको। द ग्रेव डिगर सीन इन विलियम शेक्सपियर की जो हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन है, उसको कॉमिक रिलीफ सीन माना जाता है। नेक्स्ट है कंसीट। कंसीट क्या होता है? एक ये मेटाफर है, इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल है जॉन डन का। इसमें फार फैच्ड कंपैरिजन होता है, मेड बिटवीन टू थिंग्स, की कुछ ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन जिनका कुछ, जैसे प्यार को इन्होंने वो कंपास के साथ किया है। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये जॉन डन का वर्क है, इसमें दो लवर को कंपेयर किया गया है कंपास के 2 पॉइंट से। कंपास वो होता है जो बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ आता था ना, वो पता नहीं उसका क्या यूज़ होता था, 1 मिनट। हाँ जी, ऐसे था वो, इसका एक एक इधर था, दूसरा ऐसे था। तो उसका कहने का मतलब था कि जो उसकी वाइफ है वो उसकी विदाई पे काफ़ी सैड हो रही थी, तो उसने बताया, वो कोई यूरोप के ट्रिप पे कहीं जा रहा था, तो उसने वाइफ को ये बताया और खुद को ये कि मैं चाहिए कितना भी दूर चला जाऊँ, घूम के वापस यहीं आऊँगा। इस तरह से उसने खुद को और अपनी वाइफ को, प्यार को कंपास के साथ कंपेयर किया। और मेटाफर यही होता है कि बहुत कंपैरिजन जो होता है फार फैच्ड होता है बिटवीन टू थिंग्स। कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी डिस्क्राइब किया जाता है। कंक्रीट इज द ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड रेफर्स टू ए थिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट और a description that allows the reader to experience an object or concept with the sense। मतलब जो राइटर कुछ स्टोरी लिख रहा है वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है कि हमें लगता है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतने इलेबोरेट तरीके में और इतने अच्छे तरीके में प्रेजेंट किया जाता है। इसका वर्क है हेनरी डेविड थोरोयू, ये अमेरिकन राइटर है। वाल्डेन इनका वर्क है, वाल्डेन, और इसका एक सब टाइटल भी है, लाइफ इन द वुड्स, इसका सब टाइटल है लाइफ इन द वुड्स। तो कई बार सब टाइटल पूछ लिए जाते हैं। 1854 में ये वर्क आया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि बहुत ही कंक्रीट डिस्क्रिप्शन दिया है नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में।
उसके बाद है कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल इसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि हम कुछ कन्फेस कर रहे हैं, कोई भी लिटरेचर का या पोइट्री होता है बेसिकली पोइट्री में, जिसमें जो राइटर है वो रिवील करता है उसकी कुछ पर्सनल फीलिंग हो सकती है, इंटीमेट फीलिंग्स हो सकती है, शॉकिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है अबाउट हिम और हर सेल्फ। तो इसके राइटर हैं एन ए सेक्सटन, सिल्विया प्लेथ, रॉबर्ट लोवेल एंड जॉन बैरीमैन। इन्होंने कन्फेशनल पोइट्री लिखी है। नेक्स्ट है कैनोटेशन। एक होता है कैनोटेशन, एक होता है डेनोटेशन। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होती रहती थी कि कैनोटेशन क्या होता है, डेनोटेशन मतलब दोनों का मीनिंग। तो एक डी डेनोटेशन उसका मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, डी से डेनोटेशन और डी से डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी का मतलब होता है लिटरेरी मीनिंग, जो एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है वही जो लिखा हुआ है वही। और कैनोटेशन का मतलब होता है कि हम उसको थोड़ा सा एसोसिएट करके उसका मीनिंग निकालते हैं, लिटरल मीनिंग नहीं होता है उसका। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ब्लू इज ए कलर बट इट इज ऑल्सो ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ सैडनेस। ब्लू एक कलर है पर कई बार ब्लू को हम सैडनेस को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि शी इज फीलिंग ब्लू, तो रियली वो ब्लू तो नहीं फील कर रही होगी, मतलब वो थोड़ी सी सैड है। तो जो एसोसिएशन के साथ मीनिंग निकलता है वो कैनोटेशन है, और जो ब्लू का मतलब ब्लू वही नीला है तो वो डिक्शनरी मीनिंग है, और ये है डेनोटेशन, एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है। कपलेट जो टाइटल से ही सजेस्ट है, कपलेट कपल, 2 लाइन्स होंगी, आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, राइम स्कीम राइम्ड होंगी, जो भी 2 लाइन्स होंगी राइम होंगी उनमें, और कपलेट होगा, उसी को कपलेट बोलते हैं, और आयम्बिक पेंटामीटर में होगी। नेक्स्ट है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लिटरेचर में। और इसको ये क्या है कि मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड बाय जैकस डेरिडा ने दिया था। ये फ्रेंच के हैं, जैकस डेरिडा फ्रेंच ऑथर हैं। तो deconstructionists consider the impact of the language of a work and suggest that the true meaning of the work is not necessarily the meaning that the author intended। क्या कि ऑथर ने कोई वर्क लिखा है, उसने कुछ और मीनिंग से उस वर्क को लिखा होगा। लैंग्वेज क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है लैंग्वेज हमेशा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑथर ने इंटेंटली जो भी मीनिंग लिखा है वही मीनिंग रीडर निकाले, रीडर का कुछ और भी हो सकता है। ये एक अप्रोच होती है टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट और उसके मीनिंग में। डीकंस्ट्रक्शन क्या है कि एक अप्रोच है कि जो टेक्स्ट लिखा गया है और उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसको पता करने के लिए। जैकस डेरिडा ने एक वर्क लिखा, डी ला ग्रामेटोलॉजिया इज द सेमिनल टेक्स्ट ऑन डीकंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। और ये 2 लोग जैसे पॉल डीमॉन है, जे हिल्स मिलर है, ये भी इसी मेथड जो क्रिटिसिज्म का मेथड है इसके प्रैक्टिशनर हैं, अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है डेनोटेशन। डेनोटेशन मैंने बताया था डिक्शनरी मीनिंग। जैसे अपार्थेड एक वर्क है, वर्ड है एक अपार्थेड, इसका मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग तो इसका होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन बाय रेस। पर हम इसका क्या मीनिंग निकालते हैं कि कुछ एक ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ही ओप्रेस्ड है, स्लेवरी है, जिसमें इनइक्वालिटी है, इस वर्ड के साथ ये मीनिंग निकलते हैं, ये एसोसिएशन से निकलते हैं, ये कैनोटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है वर्क को जज करने के लिए, कि ऑथर ने कोई वर्क लिखा है, कोई भी राइटर है उसने लिखा है, उसने किस टाइप के वर्ड्स यूज किए हैं, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टोरी क्या है, कितनी इफेक्टिव वे में लिखी गई है वो, उसने जो वर्ड्स और वोकेबलरी का अरेंजमेंट किया है वो कैसा है। इससे मतलब पता चलता है कि वो लिटरेरी वर्क किस क्वालिटी का है। मतलब उसका डिक्शन का मतलब यही होता है कि वो कैसे लिखा गया है, क्या वर्ड यूज़ हुए हैं, क्या स्टाइल यूज़ हुआ है, और किस इफेक्टिव वे में वो लिखा गया है, क्या अरेंजमेंट्स हैं उसमें। तो ये एक इसका एग्जांपल है, जीबी शाह का वर्क है पिग्मेलियन। उसमें दिखाया गया है कि एक लड़की है एल्जा डूलिटल, वो बहुत लोअर क्लास से है, कोकनी लैंग्वेज बोलती है, तो वो जो लैंग्वेज है वो उसकी क्लास से एसोसिएटेड है। इसी तरह से फिर वो उसको सिखाता है, अपर क्लास लेडी बनाता है, और बहुत ही अच्छी जो अपर क्लास इंग्लिश है वो सिखाता है। तो ये डिक्शन है कि उस लैंग्वेज से पता चलता है कि ये कौन सी क्लास की है। डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा लिटरेरी वर्क जो आपको इंटरटेन तो कर रहा है, साथ में आपको एक लेसन भी सिखा रहा है, मोरालिटी सिखा रहा है कि गुड बिहेवियर क्या है, क्या आपको नहीं करना चाहिए। जो उसका मेन कैरेक्टर है, जो प्लॉट में जो मेन कैरेक्टर है, और वो मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें करता है कि अगर वो बुरी चीज़ करता है तो उसका डाउनफॉल होता है, अगर अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने बचपन में बहुत बार पढ़ी है, ये द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ये हम स्टोरी पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो बार बार चिल्लाता है, झूठ बोलता है, पर जब सच में वुल्फ आता है तो वो जो गांव के लोग हैं उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरटेनमेंट के साथ साथ स्टोरी के साथ साथ एक मोरलिटी भी है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए।
तो इसका मतलब डायडेक्टिक जो भी पीस होता है लिटरेचर का, उसका यही मतलब होता है कि वो आपको एक मोरल लेसन टीच करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।